हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेल, आई अज्यूम सब लोग अच्छे ही होंगे. सो गाइस, दिस इज शुबिगर वेलकम्स you to my channel Learning Extension. Guys, I have come up with some videos which will be covering your business law subject, that is paper 2 of CA Foundation. So in this subject we have 5 acts. The first is Indian Contract Act, then your Sale of Goods Act, Partnership Act, LLP Act, that is Limited Liability Partnership Act, and the last one is your Companies Act 2013. Although Companies Act 2013, the institute has not given the full act. You have to study a little bit, just the introduction of Companies Act 2013 in CA Foundation. So guys, now in this video I'll be covering Sale of Goods Act 1930. I have made 4 parts of this act. Okay, so first I'll be releasing part 1. We'll start with the first part, that is formation of the contract of sale. But before starting this, first I would like to tell you the weightage of this act in your foundation, in the CA foundation course. Okay, so Sale of Goods Act will carry a weightage of 12 to 15 marks. So you have to be thorough with this act because it contain a good weightage out of 60 marks, because your business law paper is itself of 60 marks, right? Okay, now let's begin with this act. Okay, so let me give you the introduction of this act first. So this act came into force on 1st July 1930 and it extends to whole of India except J and K. यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, बस हमारा J&K से बचा हुआ है. फाइन, और ये आया है हमारा 1 जुलाई 1930 में. फाइन, अब ये देखें आप, जैसे कि हमें सेल ऑफ गुड्स से पता चल रहा है, अब सेल हो रही है यानी कि 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, 2 बंदे विल बी इन्वॉल्व. तो वन विल बी द बायर एंड अदर विल बी द सेलर. फाइन, अब बायर कौन होता है? बायर इज द पर्सन हु बाइज गुड्स और अग्रीज टू बाय गुड. सेलर इज द पर्सन हु सेल्स गुड और अग्रीज टू सेल गुड्स. फाइन, बायर कौन है? जो आप जिसे खरीद रहे हैं, ठीक है, द परचेजर इज द बायर एंड सेलर जिसे जो बेच रहा है वो सेलर है. फाइन, इट्स सिंपल, एवरीबॉडी नोज दिस. दीज आर द टू जनरल टर्म्स. फाइन, नाउ अब कुछ पॉइंटर्स हैं विच वी हैव टू कीप इन माइंड. लाइक सेल जो है वो बायलेटरल होनी चाहिए. व्हाट डज इट मीन्स कि द गुड्स शुड पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ओके, सेकेंड इज देयर शुड बी 2 डिस्टिंक्ट पर्सन्स. लाइक अभी मैंने आप लोग को बताया कि बायर और सेलर 2 लोग होने चाहिए, तो यानी कि 2 अलग अलग लोग होने चाहिए. व्हाट आई मेंट इज कि अगर एक पर्सन अपने ही गुड्स परचेज कर ले तो वो सेल नहीं मानी जाएगी. फाइन, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. कन्फेक्शनरी शॉप है, वहाँ पे गुड्स रखे हुए हैं, जो ओनर है अगर वो अपने गुड्स खुद ही परचेज करने लगे, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल. देयर शुड बी सम अनदर पर्सन to whom he has to sell the goods, then it will be considered as sale. Fine. Now अब इसकी एक एक्सेप्शन है. अगर बंदा परचेज करता है अपने ओन गुड्स बीइंग सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. ओके, नाउ लेट मी टेल यू दिस. यहाँ पे देखिए, एक्सेप्ट वेयर ही परचेजेस हिज ओन गुड्स बीइंग सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. व्हाट डज इट मीन? अगर उसका कोई केस लॉ चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, राइट, सपोज उसकी प्रॉपर्टी कोई ऑक्शन पे है, तो वहाँ पे वो अपने गुड्स खुद से परचेज कर सकता है. तो वो एक कंडीशन है जहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है. फाइन, कि आप अपने ओन गुड्स परचेज करें तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल. तो I'll read this one more time कि where he purchases his own goods being sold in execution of decree. फाइन, सो एक केस लॉ मैंने मेंशन किया है. ये क्या कहता है केस कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी का केस है ये. इस केस में क्या हुआ था कि पार्टनरशिप फर्म हमारी डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है. तो उसके जो सब जब डिसॉल्व होगी तो असेट्स और आपके सब स्टॉक वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में. तो वो स्टॉक सेल मानी गई थी, बट कोर्ट ने कहा कि ये सेल नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि पार्टनर्स ने अपने ही बीच में उनके में डिवीजन हो गया था सारी प्रॉपर्टी का और स्टॉक्स का, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल क्योंकि वहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज नहीं है. फाइन, सो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं. शेयर्स वर डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स. द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट अ सेल बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज. फाइन, ओके गाइस, सो अब हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं.
सेलर और बायर, ये हमने पढ़ा। नाउ अब हमने देखा था कि इसमें सेल ऑफ गुड्स टर्म थी, उसमें गुड्स क्या होते हैं। गुड्स मतलब क्या हो गया, गुड्स इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, बट इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ अग्रीड टू बी सिवियर। सिवियर मीन्स कैन बी सेपरेटेड। सो गुड्स में अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी हमारी, जिसमें एक्शनेबल क्लेम्स और मनी नहीं आएंगे, बट इसमें हमारे स्टॉक एंड शेयर्स इंक्लूड होंगे, ऑल्दो दे आर नॉट मूवेबल बट स्टिल इट विल बी इंक्लूडेड इन इट। ग्रोइंग क्रॉप्स विल बी इंक्लूडेड, ग्रास एंड थिंग्स जो कि अर्थ से हमारी सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है, वो हम गुड्स मानेंगे। अब एक टर्म है यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम्स बेसिकली वो क्लेम्स होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई सूट या लीगल एक्शन पॉसिबल हो, ठीक है, विच आर एलिजिबल टू बी एनफोर्स्ड एंड इनिशिएटेड बाय सूट और लीगल एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू व्हाट इज एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि हमारे इंश्योरेंस क्लेम्स हो गए, राइट, एंड योर डिविडेंड शेयर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, फाइन। अब गुड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, गुड्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकेंड इज फ्यूचर गुड्स एंड थर्ड इज कॉन्टिजेंट गुड्स। फर्स्ट लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, फाइन। नाउ गुड्स एग्जिस्टिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ हो सेल का उस टाइम पे। व्हाट आई मेंट इज कि गुड्स इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सर जब हमारा सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस टाइम सेलर के पास ओनरशिप हो उन गुड्स की जो वो कॉन्ट्रैक्ट में बेचने वाला है, फाइन, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोज गुड्स शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो दीज आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स हमारे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसमें एक होता है हमारा स्पेसिफाइड गुड्स, एक होता है असर्टेन गुड्स एंड द अदर इज अनअसर्टेन गुड्स। सो स्पेसिफाइड गुड्स क्या होते हैं, इसमें भी हमें नेम से समझ में आ रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। स्पेसिफाइड जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्पेसिफाइड हो कि ये वाले गुड्स ही हमें बेचने हैं, ठीक है, तो गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना होगा उस टाइम जो गुड्स हमारे आइडेंटिफाइड होंगे, उस टाइम जो गुड्स हमने स्पेसिफाई करे होंगे, वो वाले गुड्स को हम स्पेसिफाइड गुड्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन किया है कि हम आईफोन्स सेल करेंगे, हम वॉशिंग मशीन, सैमसंग की वॉशिंग मशीन सेल करेंगे, फाइन, आई विल सेल द पेंटिंग ऑफ सम फेमस आर्टिस्ट, ओके, तो ये हमारे स्पेसिफाइड गुड्स हो गए। और फर्दर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज ए ने बी को सेल किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका कि वो 5 बाइक्स सेल करेंगे, फाइन। अब उन 5 बाइक्स में से उसने स्पेसिफाई किया कि मैं हार्ले डेविडसन ही सेल करूंगा, ठीक है, आई विल सेल हार्ले डेविडसन, तो वो स्पेसिफाइड हो गया, फाइन, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाइड गुड्स। आई होप आई एम क्लियर टू यू, ओके। सो नेक्स्ट इज असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो गुड्स आइडेंटिफाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हमारा बन जाता है उसके बाद, वो गुड असर्टेन गुड्स होते हैं, ठीक है। सो द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, फाइन। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि लाइक अगर हम कहें कि व्हेन फ्रॉम अ लॉट या किसी लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स में से एक बहुत बड़ा लॉट है, ठीक है, उसमें से वो अनअसर्टेन गुड होंगे पहले, जब उस लॉट में से हम डिसाइड कर लेंगे कि इतने गुड्स हमने आइडेंटिफाई करनी है, तो दैट विल बिकम असर्टेन गुड्स, फाइन। नाउ थर्ड इज अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, जो आइडेंटिफाइड ही नहीं होते एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमें नहीं पता, जब सेल हुआ है तो उस टाइम हमने आइडेंटिफाई ही नहीं करे हैं कि कौन से गुड्स हैं वो, तो वो उन गुड्स को हम अनअसर्टेन गुड्स कहते हैं। सो बेसिकली दे आर इंडिकेटेड या डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैम्पल, तो दीज आर कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। नाउ come to future goods, which is the second category of goods. So future goods क्या होते हैं, as the name itself suggests, future. So the goods to be manufactured, produced or acquired by seller after making contract of
सेल, यानी कि वो गुड्स जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, ठीक है, हमने अग्री किया है उन्हें सेल करने का। सो द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, क्या होता है एग्रीमेंट टू सेल। ओके, फर्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। फाइन, सो दीज आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। अब जैसे फ्यूचर गुड्स का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज कि ए ने कहा बी को कि वो उसे एप्पल्स सेल करेगा जब उसके एप्पल्स ग्रो हो जाएंगे। तो यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम एप्पल्स हमारे पास नहीं थे। ओके, दे विल कम व्हेन दे विल ही विल सेल टू बी व्हेन दे विल ग्रो। ओके, तो जब वो ग्रो हो जाएंगे एप्पल्स तब वो उसको सेल करेगा। तो दिस इज फ्यूचर गुड्स। फाइन, कि हमने अग्री किया है सेल करने के लिए, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। Fine. Now the third and the last category is contingent goods. तो contingent goods क्या होते हैं? The acquisition of which depends upon the seller. ठीक है, जो seller पे डिपेंड करता है, कोई uncertain event हुआ, ठीक है, तो उस पे डिपेंड करे, that is called contingent goods. Fine. ये भी एक तरीके के एग्रीमेंट टू सेल ही होते हैं, इनका भी एग्रीमेंट टू सेल ही होता है, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी कंटिजेंट गुड्स में प्रॉपर्टी पास नहीं होती बायर को, फाइन, क्योंकि उसका हैपनिंग और नॉन हैपनिंग डिपेंड्स अपॉन द इवेंट की सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी पर डिपेंड। सो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो एग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अब क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल हमारा आपको पता है, पहले सेल की बात करते हैं। तो सेल का हमारा वही मतलब होता है कि गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं सेलर से बायर पे, तो दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है, इमीडिएटली। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, वो होती है हमारी सेल, विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट सम फ्यूचर डेट, यानी कि हमने आज अग्री किया कि हम बेचेंगे, बट वो जो गुड्स ट्रांसफर होंगे, पोजेशन विल ट्रांसफर एट सम फ्यूचर डेट। फाइन, ओनरशिप गुड्स की इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होगी। एग्री? ओके। अब एग्रीमेंट टू सेल, ये एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा? या तो कुछ कंडीशंस जो अटैच थी उससे वो फुलफिल हो जाए, या टाइम खत्म हो जाए, ठीक है। हमने कहा था कि हम फ्यूचर डेट पे सेल करेंगे, बट टाइम उसका लैप्स हो गया तो इट विल बिकम सेल, या कुछ कंडीशंस थी वो हमने फुलफिल कर ली तो इट विल बिकम सेल। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज मेड। तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कि दो लोग होने चाहिए, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये बात, सेलर और बायर, टू पीपल शुड बी देयर। सब्जेक्ट मैटर इनका कॉन्ट्रैक्ट का गुड्स होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं कि गुड्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, गुड्स होने चाहिए। नाउ प्राइस एंड मनी टू बी पेड, इट कैन बी पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड। व्हाट डज इट मीन? कि प्राइस जो है वो मनी होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं, काइंड में नहीं पे करना है हमें, फाइन, पैसों में पे करना है। इट कैन बट पार्शियली इट कैन बी पॉसिबल कि आप पार्टली मनी में दे दो, पार्टली काइंड में दे दो, ठीक है। कंडीशंस भी हो सकती हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, इट कैन बी बोथ और इट कैन बी वन ऑफ देम। ट्रांसफर ऑफ गुड्स होना चाहिए सेलर से बायर। व्हाट डज दैट मीन इज कि सेलर ने ऑफर किया हो, ठीक है, बायर ने एक्सेप्टेंस दे दी हो, बायर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं गुड्स, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। एंड ऑल अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। व्हाट डज इट आई मीन फ्रॉम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ये हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, बट वैसे आप अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है किसी पर्सन के बीच में तो इट शुड कि दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, इट शुड बी लीगल। ओके, सो ऑल अदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। फाइन, ओके ओके गाइस, नाउ अब हमने पढ़ लिया है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। फाइन, अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। सो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल में तो क्या होता है कि इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी बायर पे। फाइन, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, वो फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी। लाइक मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है, बिकॉज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड येट, ओनरशिप हमारी बाद में ट्रांसफर होगी, राइट। अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इन सेल एंड एग्जीक्यूटरी इन एग्रीमेंट टू सेल। व्हाट डज इट मीन? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कंसिडरेशन आपको पे करनी है, जिसकी पे होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। फाइन, अब
एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है, जिसकी कंसिडरेशन फ्यूचर डेट पे होगी, ठीक है, यानी कि प्राइस इसका फ्यूचर डेट पे करेंगे, हमें इमीडिएटली पे नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब रेमेडीज क्या होती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे सेलर जो है वो प्राइस के लिए, मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए स्यू कर सकता है बायर को, बिकॉज प्रॉपर्टी हमारी बायर पे पास हो गई, ठीक है, तो सेलर कैन स्यू द बायर। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि एग्रीड पार्टी हमारी सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है, बट प्राइस के लिए नहीं कर सकती, जब तक ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो, अदरवाइज वी कैन स्यू ओनली फॉर डैमेजेस, बिकॉज ना ही ओनरशिप पास हुई है प्रॉपर्टी की। फाइन, लाइबिलिटी पार्टीज की लाइबिलिटी में यहाँ पे ऑब्वियसली बायर की लाइबिलिटी होगी, क्यों होगी, वही रीजन है, बिकॉज ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर की होगी, बिकॉज ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। बर्डन ऑफ रिस्क भी यहाँ बायर का ही होगा। वाई बायर का होगा, सेम रीजन, हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है बायर के पास, और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर के पास ही प्रॉपर्टी है, ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। अब नेचर ऑफ राइट्स क्या होता है, नेचर ऑफ राइट्स में यहाँ पे जस्ट इन रेम क्रिएट होता है, ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन पर्सोनम क्रिएट होता है ना। व्हाट इज जस्ट इन रेम, जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट हमारा पूरे वर्ल्ड के, मतलब जो पार्टीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं है उनके भी अगेंस्ट हमारा राइट है, फाइन। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जस्ट इन पर्सोनम होता है, फॉर एग्जांपल कि राइट हमें खाली उस पर्सन के अगेंस्ट होगा जिसने डिफॉल्ट किया है इन फुलफिलिंग हिज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। पर्सोनम से हमें समझ में आ रहा है कि पर्सनल, मतलब हमें पूरे दुनिया की तरफ कोई राइट नहीं है, जस्ट इन पर्सोनम जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में लोग मेंशन है खाली उसके अगेंस्ट हमारा राइट होगा, फाइन। अब राइट ऑफ रीसेल क्या है, राइट ऑफ रीसेल, यहाँ पे सेलर को कोई राइट नहीं है रीसेल का, यहाँ पे सेलर को राइट होता है रीसेल का, सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर। तो अगर हम देखें घुमा फिरा के, हमें दो तीन बातें ही इसमें ध्यान रखनी है। सेल में हमारी प्रॉपर्टी बायर को पास हो जाती है, तो जब भी कुछ भी ओनरशिप पास हो गई है, प्रॉपर्टी पास हो गई है, तो ऑब्वियसली सारा रिस्क, सारी लाइबिलिटी बायर की ही होगी। एग्रीमेंट टू सेल में वो फ्यूचर डेट पे पास होगी, तो फ्यूचर डेट पे जब पास होगी तो यानी कि करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ बायर। अब यहाँ पे हम आते हैं डिलीवरी। अब डिलीवरी में हमारा क्या होता है, देखिए डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी मीन्स कि वॉलंटरी ट्रांसफर हो रहे हैं गुड्स का पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी, फाइन। अब डिलीवरी हमारी कुछ टाइप्स की होती है, जैसे कि फर्स्ट है हमारी एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, जब गुड्स हमारे फिजिकली डिलीवर्ड हो जाते हैं बायर को, ठीक है, फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी, फाइन। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, इसमें एक्चुअल पोजेशन गुड्स का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ठीक है। जैसे कि अब एक वेयर हाउस कीपर है, ठीक है, वेयर हाउस कीपर ने गुड्स रखे हुए हैं, ठीक है, अब वो बी के रिक्वेस्ट पे उसने गुड्स अपने होल्ड कर रखे हैं, तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है बट पोजेशन ऑफ गुड्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है, फाइन। किसी के रिक्वेस्ट पे उसने अपने पास गुड्स रखे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी व्हेन एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड बट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। थर्ड इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है, व्हेन एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड, इंस्टेड टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स इज गिवन, लाइक डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट में बी मेड बाय हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। व्हाट डज आई मीन इट इज कि यहाँ पे एक्चुअल पोजेशन यहाँ पे भी ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे एक टोकन दे दिया जाता है, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होते हैं, जैसे कि बिल ऑफ लीडिंग होता है, ठीक है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट दे दिया है। अब देखिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है, अभी हम यहाँ ये समझ लीजिए कि सिंबॉलिक डिलीवरी में एक टोकन दिया जाता है, बस इसमें पोजेशन नहीं ट्रांसफर होता है गुड्स का, फाइन, ओके। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, document of title is usually either issued or addressed by a bailee, an individual who has custody of the goods of another, to a bailier, the person who has entrusted the goods to him or her. Example is कि bill of lading, warehouse keeper's certificate, war fingers certificates, ठीक है, and और भी चीज़ें होती हैं जैसे dock warrant, fine। तो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग हो गया हमारा। बिल ऑफ लेडिंग एक क्या है, बिल ऑफ लेडिंग हमारा सिर्फ जैसे एक शिप जा रही है उसमें कार्गो जा रहा है, उसमें उसकी सारा डिस्क्रिप्शन होगा, कितना कार्गो जा रहा है हमारा, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, व्हाट बी द डेस्टिनेशन। तो ये बेसिकली एक रिसीट होती है कि हमारे पास गुड्स का पोजेशन है, ठीक है, इट्स मेयरली अ रिसीट, फाइन, ओके।
नाउ अब एक होता है हमारा वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट क्या होता है कि गुड्स हमारे वेयर हाउस में है, वेयर हाउस कीपर उसका एक सर्टिफिकेट देगा कि आई एम होल्डिंग द गुड्स। जब उसका जिस ओनर ये बोल देगा कि आपको क्या करना है गुड्स का, तो ही विल रिलीज दैट सर्टिफिकेट। ओके, तो वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय वेयर हाउस कीपर। वार्फ फिंगर सर्टिफिकेट क्या होता है, अब शिप का सामान कहीं लोड या अनलोड हो रहा है तो वार्फ होता है, वार्फ विल इशू दैट सर्टिफिकेट। ओके, कि ये सामान लोड हुआ है, ये सामान अनलोड हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड वार्फ फिंगर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोजेशन नहीं हुआ गुड्स का, बट एक जस्ट एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हमारा इशू हुआ है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग। इसमें जो जो टाइप्स हैं इसके ये आ जाते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट एंड वार्फ फिंगर सर्टिफिकेट। फाइन। अब हमने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, प्राइस होता है, प्राइस शुड बी इन मनी ओनली, नॉट इन काइंड। सो वही लिखा हुआ है, कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी, कंसिडरेशन अदर देन मनी कैन नॉट बी सेल, ठीक है। अदर देन मनी सेल नहीं मानी जाएगी, बट पार्टली इट कैन बी पॉसिबल। फाइन। अब प्राइस हम असर्टेन कैसे करते हैं, कैसे हम प्राइस फिक्स करेंगे, तो प्राइस या तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है या पार्टीज बायर और सेलर डिटरमाइन करेंगे। अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं किया है पार्टीज ने, तो बायर अपना रीजनेबल प्राइस दे सकता है, ठीक है। इफ द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोविजंस, बायर शैल पे द रीजनेबल प्राइस। ओके, अब होता है एक एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। एग्री हुआ है गुड्स को हम सेल करेंगे वैल्यूएशन पे। अब यहाँ वैल्यूएशन में थर्ड पार्टी विल डिसाइड द प्राइस। फाइन। अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाती है तो एग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा, प्रोवाइडेड गुड्स, अगर मान लीजिए हमारे पास गुड्स या उसका पार्ट ऑफ गुड्स डिलीवर्ड हो गया है बायर को, तो बायर अपने हिसाब से रीजनेबल प्राइस दे देगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आई मेंट इज कि एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन में व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द गुड्स वुड बी सोल्ड एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड, प्रोवाइडेड गुड्स या पार्ट ऑफ गुड्स डिलीवर्ड हो गया है बायर को, तो बायर अपना रीजनेबल प्राइस देगा। ओके, अब थर्ड पार्टी अगर prevented from making such valuation by the seller or buyer, then the party not in default shall file a suit for damages against the party in default. ओके, क्या मतलब हुआ इसका कि अभी मैंने बोला कि वैल्यूएशन थर्ड पार्टी करेगी, ठीक है, थर्ड पार्टी विल डिटरमाइन द प्राइस, बट अगर थर्ड पार्टी नहीं करती है तो एग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा। तो अगर गुड्स हमारे डिलीवर हो गए हैं या पार्ट ऑफ गुड्स डिलीवर हो गए हैं तो बायर विल पे द रीजनेबल प्राइस। अब अगर थर्ड पार्टी को रोका जाता है, ठीक है, सेलर या बायर रोकते हैं, या तो उसमें क्या होता है कि पार्टी जो डिफॉल्ट जिसने नहीं किया है वो सूट फाइल कर सकती है डैमेजेस के अगेंस्ट, क्योंकि उसको तो प्रिवेंट किया गया है, वो तो प्राइस अपना फिक्स करना चाहता था, बट उसने प्राइस नहीं फिक्स किया, तो थर्ड पार्टी इज प्रिवेंट हुई है फ्रॉम मेकिंग सच वैल्यूएशन, देन ही कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन द डिफॉल्ट। ओके, नाउ व्हाट आर पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स हमारे जो ज़्यादा टाइम हमारे नहीं चल पाते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, वही पेरिशेबल गुड्स होते हैं। फाइन। अब पेरिशेबल गुड्स में क्या है, बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट void द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम when contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to the description contract। कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ, ठीक है, उससे पहले ही हमारे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, डैमेज्ड हो गए और सेलर को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स में क्या है, अगर सेल से पहले बट एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, ठीक, एग्रीमेंट टू सेल हमारा हो गया है, तो अब अगर स्पेसिफिक गुड्स हमारे बाद में किसी का भी फॉल्ट नहीं है, सेलर का या बायर का, गुड्स हमारे डैमेज हो जाते हैं या पैरिश्ड हो जाते हैं या वो नहीं ऐसा यूज़ करने की हालत में रहते हैं, तो रिस्क हमारा जो है वो अवॉइड हो सकता है। तो ठीक है, यानी कि हमारे गुड्स वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं लेकिन हमारा एग्रीमेंट वहाँ पे अवॉइड हो जाएगा बिकॉज रिस्क पास नहीं हुआ है बायर को। फाइन, क्योंकि ना सेलर को इस बात की जानकारी थी ना बायर को इस बात का नॉलेज था, तो इस वजह से वो गुड्स भी, वो वाला एग्रीमेंट भी हमारा अवॉइड हो जाएगा। ओके, नाउ हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। अब पहले हम समझते हैं कि हायर परचेज क्या होता है। ठीक है, हायर परचेज एग्रीमेंट बेसिकली, हायर परचेज भी एक एग्रीमेंट होता है, इसका भी अलग एक्ट है, हायर परचेज एक्ट 1972, बट अभी हम उसमें इतना नहीं जा रहे हैं। आई विल टेल यू जस्ट मीनिंग ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, जहाँ पे गुड्स हम हायर पे लेते हैं, ठीक है, हायरर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली उसे परचेज करे विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट,
इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट, जिसमें अब इंक्लूड में क्या होता है कि जब भी पोजेशन गुड्स का होगा तो जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा वैसे बाद उसके पास गुड्स आते रहेंगे, और उसके पास पोजेशन कब आएगा, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हायरर के पास ऑप्शन होता है। तो प्रॉपर्टी जो है गुड्स में वो पास होती है टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फाइन, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ही प्रॉपर्टी पास होगी। अब जैसे डिफरेंस देखते हैं हम इसका, टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें पता है कि सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, तो बायर के पास इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब होगा तो इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे होगी हायर परचेज में। पार्टी की पोजीशन क्या होती है, सेल में तो ओनर बन जाता है वो गुड्स का, जैसे ही प्रॉपर्टी पास हो गई ओनर बन गया बायर विल बी द ओनर ऑफ द गुड्स। हायर परचेज में क्या होता है, बेली टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। पोजीशन हायरर की जो होती है वो बेली की पोजीशन होती है। ठीक है, जब तक इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती। बेली का मतलब मैं आपको बताऊंगी आगे, बेलर जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे सेल और बेलमेंट का। तो फिलहाल यहाँ पे हायरर जो है वो ओनर नहीं बनता गुड्स का जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी होगी। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और अगर उसने टर्मिनेट किया दैन ही इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। फाइन, यहाँ पे हायर परचेज में हायरर अगर उसे लगता है तो वो टर्मिनेट कर सकता है बाय रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। फाइन, सो ही कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट। नाउ बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, अब बायर अगर बैंकरप्ट हो गया है आपका तो बर्डन यहाँ पे सेलर पे हो जाता है। ठीक है, सेलर जो है वो रिस्क ले लेता है, कोई भी लॉस अगर होता है तो ही विल टेक द रिस्क। यहाँ पे ओनर का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर हायरर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो ओनर विल टेक नो सच रिस्क। ओके, नाउ ट्रांसफर ऑफ टाइटल में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल में बायर अपना कोई भी बोनाफाइड परचेजर ढूंढ के टाइटल पास कर सकता है। बोनाफाइड मींस जेन्युइन परचेजर ही विल फाइंड एंड ही विल ट्रांसफर द टाइटल। अब हायर परचेज में क्या होता है, हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन इफ बोनाफाइड परचेजर ही उसे क्यों ना मिल जाए, वो पास नहीं कर सकता क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, लास्ट इंस्टॉलमेंट ही इज नॉट पेड। फाइन, रीसेल, यहाँ पे बायर को रीसेल का ऑप्शन नहीं होता। हायर परचेजर भी रीसेल नहीं कर सकता अनलेस उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है। तो वही कंसेप्ट है इसमें कि इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाएगी तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, उसकी पोजीशन वो तब तक हायरर अपना, जब तक उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे होगी ही विल बी इन द पोजीशन ऑफ बेली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं टर्मिनेट कर सकता और रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ओनर ओनर नहीं लेता हायर परचेज। ठीक है, ओके, अब डिफरेंस देखते हैं हम सेल और बेलमेंट के बीच में। अब बेलमेंट का मतलब क्या होता है, बेलमेंट का मतलब होता है गुड्स की डिलीवरी होती है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेलर और बेली दो लोग होते हैं। तो बेलर गुड्स डिलीवर करेगा बेली को कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, और वो रिटर्न कर देगा गुड्स उसको जब उसका वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। फाइन, अब इसमें क्या है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी सेम है कि प्रॉपर्टी गुड्स की ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। यहाँ पे ट्रांसफर होता है ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम बेलर टू बेली। कुछ भी रीजन हो सकता है लाइक सेफ कस्टडी, कैरेज, एनीथिंग। फाइन, यहाँ पे पोजेशन ट्रांसफर हो जाएगा गुड्स का बेलर से बेली को। अब रिटर्न गुड्स का यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट इज नॉट पॉसिबल। बेलमेंट में मैंने आपको बताया कि जैसे ये कंप्लीशमेंट हो जाएगा पर्पस का, जिस पर्पस के लिए हमने गुड्स खरीदे थे लिए थे, अगर वो पर्पस हमारा अकम्प्लिश हो गया है तो बेली को गुड्स रिटर्न करने होंगे बेलर को। राइट, कंसिडरेशन यहाँ पे मनी होती है सेल में, और यहाँ पे ग्रेटिट्यूज और नॉन ग्रेटिट्यूज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बेलमेंट में। Now, difference between sale and contract of work and labor. अब contract of सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, ये तो हमें पता है कि जहाँ पे गुड्स प्राइस के लिए हम सेल करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर क्या होता है, यहाँ पे कोई गुड्स नहीं सेल करते, यहाँ पे सिर्फ हम अपना लेबर करते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस चीज़ को, गुड्स को बनाने में। जैसे गोल्ड सप्लाई किया गोल्ड स्मिथ ने, ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑर्नामेंट्स वगैरह, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। आई होप गाइज मैं आप लोग को बोर नहीं कर रही होंगी। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, सो प्लीज अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। you'll get the benefit of this video. Okay, so watch it attentively, right? Okay, now how contract of sale is made. अब contract of sale बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखिए हम ये सब पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक क्रक्स बता देती हूँ इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि देयर शुड बी सम ऑफर फ्रॉम सेलर, सेलर से ऑफर होना चाहिए, बायर वो
प्राइस पे करेगा और वहाँ पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए ऑफर का। तो वही है, ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए ऑफर का। हु विल एक्सेप्ट द ऑफर? बायर विल एक्सेप्ट द ऑफर। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, गुड्स की डिलीवरी इमीडिएट होनी चाहिए। इमीडिएट पेमेंट होना चाहिए प्राइस का, बट डिलीवरी जो है वो फ्यूचर डेट पे हो सकती है, यानी कि फ्यूचर डेट पे डिलीवरी का मतलब है एग्रीमेंट टू सेल है वो, या इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है। पेमेंट और डिलीवरी या दोनों ही इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, एग्रीमेंट टू सेल में पॉसिबल है वो। डिलीवरी और पेमेंट और बोथ कैन बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, ठीक है। आई वांट टू से इट्स पॉसिबल कि डिलीवरी या पेमेंट या दोनों ही किसी फ्यूचर डेट पे हो। फाइन। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर पार्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो यहाँ पे हमारा पार्ट वन खत्म होता है। आई विल सून बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट पार्ट, that is conditions and warranties. Okay, so guys, if you really like my video, please do like the video and share it with your friends, and yes, don't forget to subscribe my channel. And guys, one more thing, if you have any queries regarding this video, you can email me at ca.shubigar@gmail.com. I have mentioned my email ID in the description box, and you can also comment in the comment section. Fine. Okay, thank you so much. Have a good day.